हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, और वो चैप्टर जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं। और डरने का रीज़न भी एक है। रीज़न ये है कि ये चैप्टर जो है ना, पहली बार बच्चे लोग देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9 तक ट्रिग्नोमेट्री का कोई नामो निशान नहीं रहता है, और अचानक से आ जाता है तो बच्चे लोग डरने लगते हैं कि इसमें क्या है, कैसे आएगा, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है आपके लिए। मैं आज की वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ हमारे न्यू एनसीईआरटी के बुक से। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले, अगर तुम लोग हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हो बच्चा ना एनसीईआरटी का, तो मैंने इससे पहले एक वन शॉट वीडियो बनाया था ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। वो वीडियो जरूर से जरूर देख लेना। उसमें मैंने पूरा चैप्टर को ओवरव्यू कराया है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, इजी ट्रिक्स क्या हैं, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर बताया है। तो वन शॉट वाला वीडियो देख लेना, इसी के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट देने का, आई बटन में क्लिक करके प्लेलिस्ट में चले जाना, और वहाँ से तुम लोग इसके जो वन शॉट वाला वीडियो से जरूर देख लेना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना। तो देखो एक्सरसाइज 8.1 में क्या बोला जा रहा है। पहला जो क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल बन रहा है B पर। AB हमारा 24 सेंटीमीटर है, BC हमारा 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन कीजिए साइन A cos A, साइन C cos C। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि डायरेक्ट अभी मैं भले यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन जानना है, इसका कॉन्सेप्ट समझना है ना डिटेल में, तो आप उस वाले वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअल में पूछ क्या रहा है। बाकी अभी मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर भी कि इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, ताकि जो बच्चा उस वीडियो को नहीं भी ढूंढ पाए उसको भी ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा और अनाउंसमेंट सुन लो। तुम लोग यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर देख रहे होगे। इसको यहाँ पर लिखने का भी एक वजह है। वजह ये बच्चा कि मैंने आप लोगों के लिए बेहतरीन नोट्स बनाए हैं क्लास 10th के मैथ्स के लिए, साइंस के लिए और SST के लिए। उन नोट्स की ये खासियत है कि हर चैप्टर के बाद आपको 20-20 PYQs मिलेगा, और साथ ही साथ मैंने आपको सारे सैम्पल पेपर बनाए, चाहे हाफ ईयरली का हो, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम का हो। मैंने बोर्ड एग्जाम के सब सब्जेक्ट के 4-4 क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन बनाए हैं, ताकि आप लोग एकदम अच्छे से बोर्ड से पहले प्रैक्टिस कर लो सारी चीज़ों का। और उसका कॉस्ट भी जो है बहुत ही मिनिमम है। तो अगर आपको वो चीज़ें परचेज करनी है, बाय करनी है ना, तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। अब अपन क्वेश्चन के पास आते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक राइट एंगल का ट्रायंगल है, जिसमें एंगल B पर हमारा राइट एंगल बन रहा है। AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, BC की जो वैल्यू वो 7 सेंटीमीटर है। तो आपको साइन A cos A वगैरह फाइंड करना है। तो वहाँ पहुँचने से पहले सबसे पहले क्या करो, आप लोग ये वाला जो साइड है, जिसको अपन हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इस वाले साइड को फाइंड करो। जब तुम्हारा ये साइड पता चल जाएगा ना, तभी तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे इसको फाइंड करेंगे? सबसे आसान तरीका क्या है, राइट एंगल में तुम लोग जानते हो कि हम लोग पाइथागोरस चाचा का थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस का थ्योरम। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस चाचा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा जो AC का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा AB के स्क्वायर और प्लस में BC के स्क्वायर के। ये चीज़ें तुमको पता है, क्लास 10 में पहुँच गए हो, क्लास 8 का चीज़ है ये। तो अपने को AC चाहिए, तो AC इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर, ये जब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट मिल जाएगा, EB का स्क्वायर जो कि 24 का स्क्वायर है, और प्लस में BC का स्क्वायर जो कि 7 का स्क्वायर है। मैंने कैलकुलेशंस वगैरह पहले ही कर ली हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। तो इनको जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा 625 आ जाएगा, और 625 जो होता है वो तुम्हारा 25 का स्क्वायर होता है। यानी कि AC की जो वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो पहला चीज़ हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब अपने को निकालना है क्या है, उसमें आते हैं। अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होने वाला है। ये चीज़ तो तुमने पहले ही कर लिया था। अब ट्रिग्नोमेट्री में मैंने एक छोटा सा ट्रिक तुम लोगों को बताया है वन शॉट वाले वीडियो में, वो तुम लोग याद रखना। जब कभी भी हम लोग को साइन का, कॉस का, टेन का, किसी का भी वैल्यू निकालना रहता है ना, जब हम लोग को रेशियो निकालना रहता है, तो वहाँ पर ये वाला ट्रिक हम लोग यूज़ करते हैं। इस ट्रिक का नाम है पंडित बद्री प्रसाद, PBP। और नीचे में आप लोगों को करना है हर हर भोले। इसी को कई टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं, तो मेरा ये तरीका है बताने का, क्योंकि इससे बच्चे लोग जल्दी याद कर पाते हैं। पंडित है, उसका नाम है बद्री प्रसाद, और पंडित है तो वो क्या बोलेगा, वो भोले भगवान का भक्त है, तो बोलेगा हर हर भोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब बोलोगे सर ये क्या है, तो इसका यूज़ करके ना बच्चा हम लोग ये जो साइन का, कॉस का जो वैल्यू है वो निकालते हैं। तो पहला चीज़ अपने को निकालना है साइन A का वैल्यू और कॉस A का वैल्यू। तो साइन A जो है ना वो क्या होता है, साइन A का मतलब है, ये देखो जो मैंने यहाँ पर रेशियो लिखा है ना, ये एक्चुअल में पंडित बद्री प्रसाद नहीं है, ये तो बस शॉर्टकट याद करने का तरीका है। एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर है, और H का मतलब हाइपोटेन्यूज होता है। अब लोग सर परपेंडिकुलर हम किसको लें, यहाँ पर हम इस वाले साइड को परपेंडिकुलर लें या इस वाले साइड को परपेंडिकुलर लें। तो देखो यहाँ पर साइन A लिखा है, यानी कि आपको इस एंगल का यूज़ करना है। इस एंगल के अपोजिट में जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जो यहाँ पर चिपका होगा इस साइड के साथ, ये हमारा बेस कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या
क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर लेंगे। पहले तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि साइन ए जो होता है ना, साइन का जो वैल्यू होता है वो p डिवाइड बाई एच होता है। देखो ये p डिवाइड बाई एच साइन का वैल्यू है, b डिवाइड बाई एच कॉस का वैल्यू है, p डिवाइड बाई b टेन का वैल्यू है। फिर इधर से उल्टा कर दो, b डिवाइड बाई p करोगे तो ये कॉट का वैल्यू हो जाएगा। फिर h डिवाइड बाई b करोगे तो वो सेक का वैल्यू हो जाएगा। फिर h डिवाइड बाई p करोगे तो वो कॉसेक का वैल्यू होता है। तो इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। हम लोग आगे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ हम लोग के दिमाग में बैठते चला जाएगा। तो साइन ए के लिए हम लोग p डिवाइड बाई एच करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज करते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 7 है, तो यहाँ पर मैं 7 लिखूंगा। और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, तो हाइपोटेन्यूज मेरा हमेशा यही रहेगा 25 वाला ही, तो यहाँ पर मैं नीचे में 25 लिख दूंगा। तो साइन ए का वैल्यू देखा एक बार में निकल करके आ गया एकदम चुटकी बजाते ही। तो बस ये याद रहना चाहिए, तुम्हारा आंसर तुरंत आ जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे कॉस ए का वैल्यू। तो कॉस ए क्या है भैया, तो ये देखो b डिवाइड बाई एच जो है ये कॉस का होता है, पहले साइन का फिर कॉस का नंबर आता है। तो यहाँ पर b डिवाइड बाई एच लिख दो कॉस का, ठीक है। b क्या है हमारे पास, तो b का मतलब होता है बेस, तो ये हमारा बेस हो जाएगा 24, तो यहाँ पर मैं 24 लिख देता हूँ। और डिवाइड बाई में h यानी कि हाइपोटेन्यूज जो कि 25 है, इसको उतार दो। तो बस साइन ए और कॉस ए का वैल्यू आ गया। अब जो दूसरा चीज़ है उसको ध्यान से समझना, सेकेंड वाले में बोल रहा है कि साइन सी का वैल्यू निकालिए। तो देखो यहाँ पर भी साइन लिखा है ना, तो साइन का मतलब तो p बाई एच ही होगा। ये चीज़ दिमाग में बैठा लो कि साइन लिखा है तो साइन मतलब कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज ही होता है। लेकिन अब c लिख दिया है तो c का मतलब ये हुआ कि अपने को अब इस वाले एंगल का यूज़ करना है। और अगर इस एंगल का यूज़ करना है तो अब अपन ये वाले को परपेंडिकुलर नहीं लेंगे। कभी भी जिस एंगल का भी यूज़ किया जाता है ना, उसके अपोजिट में जो साइड बनता है एक्चुअली वो परपेंडिकुलर होता है। तो जब हम लोग इस वाले एंगल की बात करेंगे तो इसके अपोजिट में ये साइड बन रहा है, तो अब मेरा जो परपेंडिकुलर है ये 24 वाला बन जाएगा। समझ में आया, तो यहाँ पर मैं 24 लिखूंगा। और डिवाइड बाई में h है तो हाइपोटेन्यूज होता है भैया, तो ये हमारे पास 25 ही रहेगा। तो इस तरीके से तुम्हारा साइन सी निकलेगा। और सेम टू सेम उसी तरीके से जब तुम कॉस सी निकालने जाओगे तो यहाँ पर भी तुम्हारा कॉस का वैल्यू जो b बाई एच है वही रहेगा, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। लेकिन अब हमारा बेस जो है ना ये वाला नहीं रहा। अब हमारे पास देखो ये हमारा हमारा एंगल है सी वाला, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये वाला बच गया। यानी कि जो बेस है वो हमारा ये वाला साइड है इस वाले एंगल के लिए। और अगर इस एंगल की बात कर रहा था तो उस टाइम पे बेस हमारा ये वाला था। तो बस यही ध्यान रखना है कि जो भी एंगल लिखा हुआ रहे आपको उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस को सिलेक्ट करना है। तो कितना आसान काम हो गया, बेस हमारा हो जाएगा 7 और हाइपोटेन्यूज तो 25 ही है। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चा कंप्लीट होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन तुमको एग्जाम में आते भी हैं सॉल्व करने के लिए ना, तो ऐसे बनाने सीख जाओ। बाकी मैं फिर से वो रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 शॉर्ट वीडियो जरूर देख लेना, उससे तुम लोग पूरा चैप्टर का एक अच्छे से ओवरव्यू कर पाओगे। ऊपर से तुमको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और फिर तुम लोग इन चीज़ों को और अच्छे से क्लियरली समझ पाओगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ है। चलो जो दूसरा क्वेश्चन है उसे बनाते हैं। देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो फिगर यहाँ पर आपको दिख रहा है इसमें आपको tan p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालना है। देख के कितना खतरनाक लग रहा है, tan है तो कॉट है, p है तो r है, अरे बाप रे कैसे सॉल्व होगा। लेकिन ये भी एकदम चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो कॉपी में समझाऊँ कैसे। तो देखो ये डायग्राम हमको दिया हुआ है जिसके 2 साइड हमको दिए हुए हैं। सबसे पहले अपन काम करते हैं तीसरा वाला साइड निकालने का, क्योंकि इसका भी जरूरत पड़ने वाला है अपने को आगे। तो हम लोग फिर से वही पाइथागोरस की जगह थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पर फिर से वही मैं लिख देता हूँ पाइथागोरस चचा को याद कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास, फिर से वही जो पी आर है ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल की उस साइड में हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर जो कि हमारा परपेंडिकुलर है, और माइनस में प्लस में हमारा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला साइड जो बेस है फिलहाल। तो अब यहाँ से अपने को निकालना है क्यू आर, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ से तुम्हारे पास हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस में पी क्यू का स्क्वायर और इक्वल की उस साइड में क्यू आर बच जाएगा, और स्क्वायर को भी इधर ले आता हूँ मैं, तो ये हमारा डायरेक्ट यहाँ पर रूट में आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी आंसर आएगा। पी आर कितना है हमारे पास, तो पी आर 13 है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और माइनस में ये 12 है तो 12 का स्क्वायर इक्वल के साइड में क्यू आर आ गया। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर 169 और ये 144 होगा, दोनों को माइनस करोगे तो 25 आ जाएगा। तो रूट के अंदर 25 इक्वल टू क्यू आर आ गया, और हम जानते हैं 25 5 बन करके बाहर निकलता है, यानी कि जो क्यू आर की वैल्यू है वो 5 बन करके निकल गई। ठीक है, ये हमारा 5 है बेस जो है। ठीक है, फिलहाल के लिए जो बेस दिख रहा है हम लोग को, देखो जो बेस और परपेंडिकुलर है ना, भले हम लोग सामने से देखते हैं तो हम लोग नॉर्मली इसको बेस बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो बेस और परपेंडिकुलर हम लोग कंसीडर करते हैं वो एंगल्स के तरीके से करते हैं। अगर ये एंगल अपन यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में बेस हमारा ये कहलाएगा। ठीक है, अभी मैं आगे आपको फिर समझाता हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने समझाया था। सबसे पहले अपने को निकालना क्या है, तो सबसे बोला था tan p माइनस कॉट r, अपने को tan p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सॉरी tan लिखना था, मैं टैप लिख दिया, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं tan p। तो जो tan होता है वो क्या होता है, मैं आपको फिर से वही दिखा रहा हूँ, अपना जो ट्रिक मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला। तो ये मैंने बताया साइन का है, ये कॉस का और ये tan का है। तो p डिवाइड बाई b जो होता है वो मेरा tan का होता है, और b डिवाइड बाई p उल्टा कर दो तो कॉट का हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हम लोग को p डिवाइड बाई b करना है, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस करना है।
अब हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है वो देखो, तो हमारे पास एंगल P का बात कर रहे हैं, tan P यानी कि इस वाले एंगल का बात कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट में जो है ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि जो QR है वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर 5 को मैं परपेंडिकुलर कंसीडर करूँगा और जो बेस है वो मेरा ये वाला हो जाएगा, जो कि मैंने पहले आपको समझाया, तो 12 हमारा हो जाएगा। उसी तरीके से जब मैं cot R की वैल्यू निकालूंगा तो cot R हमारा क्या होगा, जैसे tan का उल्टा cot होता है तो B डिवाइड बाई P हो जाएगा। लेकिन मैं इसको उल्टा नहीं करूँगा, यहाँ पर ध्यान रखना, मैं अब देखूँगा कि R मेरा यहाँ पर बन रहा है, तो अब मेरे पास जो बेस है वो कौन सा है, तो अब मेरा बेस जो है ये है, और ये जो है ना ये मेरा एक्चुअल में परपेंडिकुलर हो गया, इस एंगल के अपोजिट में परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान रखना। तो ये बेस मेरा 5 हो गया और परपेंडिकुलर मेरा 12 हो गया। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में हमसे बोला था कि tan P, अरे यार फिर मैं टैप लिख दे रहा हूँ मेरी आदत ना बहुत बिगड़ जा रही है, कोई बात नहीं। tan P माइनस में cot R की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से हम लोग tan P का वैल्यू देखें 5/12 था, और cot R जो है वो भी 5/12 ही है, तो दोनों को माइनस करोगे तो सेम में से सेम माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, डायरेक्ट इसको 0 लिख दो, तो तुम्हारा आंसर इसमें 0 होगा। इस तरीके से तुम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब मेरे को उम्मीद है कि तुमको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही होगी कि ये P/B कैसे कंसीडर किया जाता है, किस एंगल को हम लोग कहाँ पर लेते हैं, कब परपेंडिकुलर कहलाता है, कब बेस कहलाता है। तो अब अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर होते जाएगा ना तो आगे क्वेश्चन तुमको और भी आसान लगते जाएंगे। चलो थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड वाले में बोला जा रहा है कि अगर sin A की वैल्यू 3/4 है तो बताइए cos A का और tan A का वैल्यू कितना होगा। तो अभी डायग्राम तुमको नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये भी डायग्राम के थ्रू तुम लोग बहुत आसानी से बना सकते हो। चलो समझाऊं कैसे। तो देखो यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल बनाया है, एंगल बी में हमने नॉर्मली यहाँ पर राइट एंगल लेते हैं। यहाँ पर जो एंगल ए है इसके अकॉर्डिंग हमसे बोला जा रहा है, देखो आप लोग इधर से भी एंगल ए लिख सकते हो, इसको एंगल ए यहाँ पर बी और यहाँ पर सी भी लिख सकते हो, लेकिन हमारी आदत ये होनी चाहिए कि हम लोग जब कभी भी सिंगल क्वेश्चन दिया रहे ना तो हम लोग नीचे वाले में एंगल ए ले लें, ताकि हमको साफ साफ दिखे कि अपोजिट में ये परपेंडिकुलर है और ये नीचे वाला बेस है, क्योंकि हमारी आदत है नीचे वाले को बेस लेने की, तो इसलिए हम लोग नीचे में एंगल ले लेते हैं कभी भी। ठीक है, तुम लोग देखना कि या तो टीचर ऐसे ट्रायंगल बनाएगा या तो इधर से ऐसे बनाएगा, तो यहाँ पर एंगल ले लेगा और यहाँ पर ऐसे लिखेगा, तो इस तरीके से भी लिया जाता है। और एंगल ए को भी कई बार तुम लोग थीटा वगैरह भी देखोगे लिखा हुआ, तो जैसे भी होगा अभी आगे मैं आपको और भी समझाऊंगा कि थीटा क्या होता है। बस थीटा भी एक तरह से सिंबल होता है, जैसे ए सिंबल है ना वैसे थीटा एक सिंबल और कुछ नहीं है। तो साइन ए 3/4 दिया है, तो 3/4 क्या है एक्चुअल में, तो यहाँ पर तुम देखो तो साइन की वैल्यू P/H होती है, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो इसका वैल्यू अपने को 3 दिया हुआ है, और डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि ये वाले का वैल्यू अपने को एक्चुअल में 4 दिया हुआ है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया कि हमको कौन कौन सा साइड दिया है वो कैसे पता करेंगे। तो हम लोग जाएंगे साइन के पास कि साइन में होता क्या है, तो साइन में परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका मतलब कि परपेंडिकुलर हमारा ये वाला साइड है ए के अपोजिट में, तो 3 हमारा परपेंडिकुलर होगा ऊपर में, और हाइपोटेन्यूज नीचे में होता है, ये 4 यानी कि हाइपोटेन्यूज है, तो ये हमारा 4 होगा। लेकिन अगर तुम इसको बोर्ड के तरीके से बनाना चाहोगे, यानी बोर्ड एग्जाम में जैसे सॉल्व किया जाता है, तो कभी भी उसको डायरेक्ट 3 और 4 नहीं लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास ये वाला जो साइड BC है ना, ये जो साइड BC है इसको डायरेक्ट 3 नहीं लिखेंगे, वहाँ पर या तो 3x लिखेंगे, या तो आप लोग देखोगे तुम्हारे एग्जाम्पल में 3k वगैरह करके दिया हुआ रहेगा। तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो वैल्यू दिया हुआ है एक्चुअल में ये थोड़ी बताया है कि परपेंडिकुलर मेरा 3 सेंटीमीटर है, ये तो हमें रेशियो दिया हुआ है 3/4 मतलब कि 3:4 होता है। और मैंने आपको क्लास 9th वगैरह में भी हमेशा सिखाया है कि रेशियो को x मान करके या k मान करके सॉल्व करना रहता है, तो इसीलिए तुम लोग जब स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे तो 3x लेकर के बनाना पड़ता है। बाकी नॉर्मल तुम लोग 3 भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर टीचर कंसिडर करते हैं कि नहीं 3x लिखो या 3k, इसके साथ कोई भी एक वेरिएबल जरूर लगाओ, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो BC हमारा 3x हो गया, और जो AC है वो हमारे पास 4x हो गया। ठीक है, AC का वैल्यू जो है हमारा 4 हो गया, सिंपल लैंग्वेज भी ये समझ लो। अब हम लोग को क्या करना है, AB का वैल्यू निकालना है, ताकि हमारा जो cos था, क्या क्या पूछा था अपने से, cos और tan का वैल्यू पूछा था ना, तो उसमें अपने को ये वाला बेस का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। देखो यहाँ पर बेस का जरूरत पड़ रहा है, यहाँ भी tan में बेस का पड़ रहा है, तो बेस निकालने के लिए तुम लोग जानते हो कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, पाइथागोरस वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, कि हमारे पास जो AC का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा AB के स्क्वायर और प्लस में BC के स्क्वायर के। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम। मुझे AB चाहिए तो सबको मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, या फिर तुम लोग अब इतना समझ ही गए होगे कि AB इक्वल टू हमारा रूट के अंदर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर होगा, जैसे पिछले बार हुआ था। बस पिछले बार मैंने एक एक चीज़ों को लेफ्ट में ट्रांसफर करके तुमको डिटेल में समझाया था, इस बार मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि जब मैं इसको इधर लेकर के आऊँगा तो माइनस में होगा, फिर इसका स्क्वायर को ट्रांसफर करूँगा तो रूट में आ जाएगा, फिर AB का वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तुम लोग को क्लास 10th में पहुँच गया, ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए डायरेक्ट अगर लिखूँ तो यहाँ से हमारा AC कितना है भैया, तो 4 है, तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में ये BC जो है वो 3x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तुम लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 4 जो हमारा 16x स्क्वायर हो गया, और माइनस में 3 3
3 9 एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये कितना बन जाएगा हमारा 16 में से 9 माइनस होगा तो आ जाएगा 7x का स्क्वायर रूट के अंदर, और जो एक्स स्क्वायर है वो तो रूट से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब कि जो ए बी की वैल्यू है वो रूट के अंदर 7x है, यानी ये जो हमारा है ना ये एक्चुअल में रूट के अंदर 7 है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ तो x वगैरह बस हम लोग अपनी रेशियो को सॉल्व करने के लिए लेते हैं, बाकी आप लोग डायरेक्ट उसको 7 भी लिख सकते हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पर हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। अब अपन डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। देखो इस तरीके से हमारे पास अगर अपने को कॉस ए की नाउ कॉस ए इक्वल टू कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस जो होता है वो b डिवाइड बाई एच होता है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा पहले b डिवाइड बाई एच, यानी कि बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या है भैया, तो बेस हमारा ये ए बी वाला जो है ना वो बेस है। तो हमारे पास √7 हो जाएगा बेस, और हाइपोटेन्यूज तो 4 ही रहेगा। बस आप लोग चाहो तो यहाँ पर इसको में भी x और x करके सॉल्व कर सकते हो, जैसे तुम्हारे बुक वगैरह में एग्जाम्पल में दिया है। लेकिन वही फिर x से x कट हो जाएगा इस तरीके से, तो √7 बाई में 4 ही तुम्हारा लास्ट में आंसर आएगा। तो ये होता है, x को बस हम लोग अपनी सुविधा के लिए या फिर टीचर गलत ना करे उसलिए लिखते हैं, बाकी कोई जरूरत नहीं है उसका। उसके बाद अगर अपन tan a की वैल्यू निकालें तो tan a हमारा क्या होता है, p डिवाइड बाई बी होता है। तो p डिवाइड बाई बी इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है a के अगर कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए तो ये 3 हमारा परपेंडिकुलर है, तो 3 डिवाइड बाई 4 हमारा tan a का वैल्यू हो गया। तो देखा कितना आसान था ये भी क्वेश्चन। तो बहुत ईजी तरीके से सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने की देरी है, और मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर होने लगा होगा बहुत अच्छे से। चलो फोर्थ क्वेश्चन बनाते हैं। सो फोर्थ वाले में बोला जा रहा है कि गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 है, तो बताइए साइन ए का और सेक ए का वैल्यू कितना होगा। तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 15 को इधर दिया हुआ है और कुछ नहीं, नया कुछ नहीं है, सेम ऐसे ही बनेगा। चलो बताता हूँ क्या करना है। तो देखो यहाँ पर अपने को क्या बोला है, 15 cot a इक्वल टू ए है। तो अगर मुझे cot a की वैल्यू चाहिए तो मैं 15 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा 8 के पास, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इधर आकर के 15 हमारा डिवाइड में हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 15 हो गया इस तरीके से। अब हम लोग ये देखेंगे कि cot की वैल्यू क्या होती है अगर हम लोग यहाँ पर रेशियो में देखा जाए तो देखो ये मेरा साइन का है, कॉस का है, टेन का है, ऐसे। फिर उल्टा पीछे से जाओ, यहाँ से इधर जाओ तो ये cot का हो जाएगा, फिर ये सेक का होगा और ये कॉसेक का होगा। तो cot जो होता है वो होता है b डिवाइड बाई p, यानी कि cot a जो है ना वो एक्चुअल में हमारा बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर होता है। इसको उल्टा कर दो बस, तो बेस यानी कि ये जो हमें 8 बाई में 15 दिया हुआ है ये एक्चुअल में बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है। तो बेस कौन सा है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पर a का वैल्यू देख रहे हैं, ये एंगल a है, तो ये वाला हमारा बेस हो जाएगा जो कि हमारा 8 है, और परपेंडिकुलर इसके जस्ट अपोजिट में ये वाला हमारा 15 हो जाएगा। बुझा गया, इतना समझ में आ गया कि हमने cot a से ये देखा कि cot की वैल्यू क्या होती है रेशियो में, और वो वैल्यू में यहाँ पे पुट कर दिया, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। ठीक है, अब हम लोग को निकालना किसका किसका वैल्यू है। क्वेश्चन में कहा गया मेरा साइन का वैल्यू निकालना है और अपने को सेक का वैल्यू निकालना है। तो साइन के लिए परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज सही रहता है, और सेक के लिए अपने को क्या चाहिए, तो ये हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस सही रहता है, यानी कि अपने को हाइपोटेन्यूज का जरूरत पड़ने वाला है। तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं फटाफट। तो फिर से हम लोग लिखेंगे नाउ, अब अपने को पता है यहाँ से कि जब हम लोग को AC का जरूरत है तो AC का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। वही चीज़ है, पाइथागोरस पर मैं ही लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो AC इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर AB का स्क्वायर, AB कितना हमारा 8 है तो 8 का स्क्वायर। और इस बार मैं पूरा वो सब मैं एक्स वगैरह मान करके सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके टीचर बोलते हैं कि नहीं एक्स मान करके ही सॉल्व करना बोर्ड में, तो फिर या फिर एग्जाम में आपके प्री बोर्ड वगैरह में, तो आप लोग यहाँ पर एक्स मान करके सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि फटाफट मुझे क्योंकि सॉल्व करना है तो मैं आगे क्वेश्चन में एक्स या के वगैरह नहीं लिखूँगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको समझा दिया कि कैसे करना है। थर्ड वाले क्वेश्चन में जिस तरीके से किया वैसे कर लेना। तो BC का स्क्वायर यानी कि हमारा 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 64 और प्लस में हमारा 225 निकल करके आ जाएगा। तो 225 और 64 को ऐड करने से हमारे पास निकल करके आता है 289, जो कि हमारा 17 का स्क्वायर होता है, यानी AC जो है वो हमारा 17 है। AC का वैल्यू निकल गया, यानी कि हाइपोटेन्यूज हमारा निकल करके आ गया। अब हम लोग आसानी से जो जो चीज़ पूछा है वो हम लोग निकाल सकते हैं। हमसे पहला पूछा था साइन A का वैल्यू, तो साइन A जो होगा वो क्या होगा, सॉरी साइन A भी लिखना जरूरी है। तो साइन A इक्वल टू हो जाएगा हमारा P डिवाइड बाई H, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये BC है तो 15 लिखो, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज ये 17 है तो 17 उतार दो, खेल खत्म, साइन A का वैल्यू आ गया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास अपने को किसका निकालना है, दूसरा कहाँ गया, सेक A का वैल्यू निकालना है। तो सेक A इक्वल टू, तो जैसे मैंने बताया कि इधर से अब उल्टा जाओ तो ये कॉस का होता है और ये सेक का होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस। तो H डिवाइड बाई B जो है वो सेक का है। तो यहाँ पर H हमारा हाइपोटेन्यूज 17 हो जाएगा और बेस हमारे पास ये 8 वाला है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा साइन A का और सेक A का भी वैल्यू आ गया। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। देखा सेम टू सेम था ना थर्ड वाले की तरह ही, बस यहाँ पर कुछ अलग तरीके से दिया। तो ऐसी टाइप से दे करके एग्जाम में आता है क्वेश्चन। चलो फिफ्थ क्वेश्चन को बनाते हैं।
एक सेकंड अगले क्वेश्चन में पहुंचने से पहले मैंने यहाँ पे अचानक से ध्यान दिया कि 10a में मैंने बेस के बदले में यहाँ पर 4 लिख दिया है, जबकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि बेस जो है √7 है। तो मैं यहाँ पर लगता है इसका देखा देखी उतार दिया होगा गलती से, तो यहाँ पर एक्चुअली मुझे √7 लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 3/√7 होगा। तो इसमें कन्फ्यूज जाना मत। वैसे तुम लोग को पता चल गया होगा जब उस टाइम मैं सॉल्व किया होगा, उसी टाइम बहुत सारे बच्चे लोग कमेंट कर दिए होंगे कि सर ये तो आपने गलत कर दिया। चलो कोई बात नहीं, मैंने अपनी गलती सुधार ली है। अब बनाते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा मेरा फेवरेट क्वेश्चन, जहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि सेक की वैल्यू इतना है, कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो बाकी सबका वैल्यू निकालो। और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, मैं बच्चों को हमेशा बताता भी हूँ कि देखो बेटा, अगर किसी भी एक का वैल्यू दे दिया ना तो तुम सारे वैल्यूज़ निकाल सकते हो। सेक का वैल्यू दिया है तुमको, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का और कॉसेक का वैल्यू निकालना है। सेक का तो पहले से दे दिया है, बहुत आसान है। चलो बताता हूँ कैसे निकलेगा। तो देखो यहाँ पर हमने एक राइट ट्रायंगल बना लिया है, ABC उसका भी नाम है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारा जो थीटा है वो कोई नया चीज़ नहीं है। थीटा एक्चुअल में एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं। जैसे हम लोग वहाँ पर सेक ए लिख रहे थे ना पिछले क्वेश्चन में, उसी तरीके से सेक थीटा लिखा हुआ है। तो मान लो कि जो थीटा एंगल है वो मेरा यहाँ पर बन रहा है, तो इसके अपोजिट में ये परपेंडिकुलर हो गया और ये वाला मेरा बेस हो गया। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया कि थीटा कुछ अलग नहीं है, बस वही ABC जो हम लोग लेते हैं वही है। आप यहाँ पर भी थीटा बना सकते हो, यहाँ पर भी बना सकते हो, दोनों थीटा में आपका आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर बनाया है क्योंकि बच्चों को नीचे में समझ में आता है कि इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर और ये बेस बहुत आसानी से दिखता है साफ साफ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि सेक थीटा होता क्या है। तो वो होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस। तुम यहाँ पे देख सकते हो पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये हमारा कॉट का होता है, ये सेक का होता है, फिर ये कॉसेक का होता है। तो हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस जो है वो सेक का वैल्यू है, जो कि हमें 13/12 दिया हुआ है। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा भैया, हाइपोटेन्यूज ये वाला, ये हमको 13 दिया हुआ है। और बेस कौन सा, तो बेस ये वाला हमको 12 दिया हुआ है। हम पहले निकालेंगे परपेंडिकुलर। बाकी आप यहाँ से ना, आप सेक अगर दिया हुआ है तो कॉस का तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको फिर परपेंडिकुलर का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, बस b/h, बस इसको उल्टा कर देना है। लेकिन मैं पहले कॉस का वैल्यू नहीं निकालूंगा, पहले मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा और फिर लाइन से सारे वैल्यूज निकालूंगा। समझ में आया। तो ये परपेंडिकुलर निकालने का वही तरीका है, पहले भी हमने इस स्टेप से क्वेश्चन सॉल्व किया 13 और 12 वाला। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो हमारा AC का स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। फटाफट कर रहा हूँ एकदम। तो यहाँ से हमको ये BC निकालना है, तो BC की जो वैल्यू होगी वो रूट के अंदर AC स्क्वायर और माइनस में हमारा AB स्क्वायर करके आएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर होगा, वही हमारा 25 करके आ जाएगा। देख लेना, 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर, जैसे पिछले बार स्टेप से हम लोग कर भी चुके हैं। तो 169 और 144 इक्वल टू रूट के अंदर 25 इक्वल टू 5 निकल करके आ गया। तो ये जो हमारा साइड है वो 5 हो गया। बस इतना समझ में आ गया। अब आप लोग यहाँ से अपना गेम शुरू कर दो। नाउ करके अब दिन ताबड़तोड़ फायरिंग कर दो। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है। परपेंडिकुलर कितना है, तो हमारा 5 निकल गया, हमने भी निकाला। डिवाइड बाई h हमारे पास 13 दिया ही हुआ है, तो साइन थीटा निकल गया। कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा के लिए तो बस लिखो इसको एक बार, चाहो तो लिख सकते हो b/h। बाकी देखो ही मत कि कौन सा b है कौन सा h है, बस इसको सेक को उल्टा कर दो। तो हमारा 12/13 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये h/b था, तो बस उसको उल्टा करेंगे तो b/h आ जाएगा, 12/13। उसके बाद हमारे पास कॉस के बाद क्या आता है, 10 आता है। तो tan थीटा जो है वो कितना है, तो हमारे पास p/b है, तो p/b लिख लो। p हमारे पास 5 है और b हमारे पास 12 है, तो 12 लिख देते हैं। देख लो यहाँ पर p हमारे पास परपेंडिकुलर 5 हो गया और बेस हमारे पास 12 है, खत्म खेल। फिर अपने को कॉट भी निकालना है, तो कॉट जो होता है बस इसका जस्ट उल्टा होता है, b/p करना रहता है। तो यहाँ से ये 12/5 हो जाएगा, इसका भी खेल खत्म। फिर हमारे पास कॉट के बाद सेक आता है, जो कि अपने को पहले से दिया हुआ था, इसलिए हम लोग डायरेक्ट अब कॉसेक का निकाल देंगे, कॉसेक थीटा का। और कॉसेक थीटा भी ना हमारा साइन का ही उल्टा होता है, तो डायरेक्ट इसको मैं h/p कर देता हूँ। तुम लोग देख भी सकते हो, देखो यहाँ पर h/p हमारा कॉसेक का होता है, साइन का जस्ट अपोजिट। तो यहाँ से तुम्हारा डायरेक्ट 13/5 आ जाएगा। इससे तुम्हारा टाइम बचेगा। जब तुमको ये चीज़ें पता रहेंगी ना कि ये इसका उल्टा होता है, तो तुमको बार बार फिर h और p यहाँ पर से देखना नहीं पड़ेगा, तुम डायरेक्ट इसी में से देख करके इसको उल्टा करके लिख सकते हो। तो देखा कितना आसानी से आंसर आ गया। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है ये सारे, और ये एग्जाम में आते भी हैं इस टाइप से क्वेश्चन ना, तो तुम लोग से बनना चाहिए। चलो 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब अपन 6th के पास चलते हैं। सो 6th वाले में बोला जा रहा है कि अगर हमारा एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं, कुछ इस तरीके से हैं कि हमारा कॉस ए और कॉस बी का जो वैल्यू आ रहा है ना वो बराबर आ रहा है, तो ये शो कीजिए कि एंगल ए और एंगल बी भी बराबर होंगे। तो लग रहा होगा कि ये कैसे सॉल्व किया जाए, बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत ही आसान है। आपने जो एक प्रॉपर्टी पिछले साल क्लास 9th में और उससे पहले क्लास 8th में पढ़ा था ना, वो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होगा। चलो बताता हूँ कौन सा है। तो देखो यहाँ पर दिया क्या है हमें, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है और बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी जो है दो एक्यूट एंगल है। तो इस पर ध्यान रखना कि एंगल सी में आप लोग राइट एंगल बनाना, एंगल ए और एंगल बी को छोटा रहने देना, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि कॉस का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस ए इक्वल टू हमारा b/h होता है। तो यहाँ पर अपन b/h कर देते हैं, b यानी कि हमारा बेस और h यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं ए से देखूँ, यहाँ से देखूँ, तो मेरा बेस क्या होगा, ये वाला पार्ट AC जो है वो बेस हो जाएगा,
और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, तो ये वाला पार्ट जो है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए बी, है ना। हाइपोटेन्यूज हमेशा राइट एंगल के अपोजिट में होता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर मैं कॉस बी को देखूँ तो यहाँ पर भी हमारा बी डिवाइड बाई एच ही रहेगा, लेकिन यहाँ से मेरा जो बेस है वो ये बनेगा, क्योंकि अब ये परपेंडिकुलर हो गया है, हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज रहता है, तो ये मेरा हो जाएगा बी सी जो है वो एक्चुअल में मेरा बेस हो जाएगा, और डिवाइड बाई में ए बी जो है वो मेरी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अब हम लोग को जैसा कि बताया गया था, है ना, नाउ अपने से जैसा बोला गया था कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, यानी कि ये जो हमने वैल्यूज़ लिखे हैं ये हमारे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि कॉस ए और कॉस बी बराबर है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा कि ए बी, अरे यार ए बी नहीं, ए सी है, सॉरी, ए सी डिवाइड बाई ए बी जो होगा वो बराबर होगा बी सी डिवाइड बाई ए बी के। इतना समझ में आ गया। यहाँ से ए बी से ए बी को उड़ा दो, कंप्रोमाइज़ कर दो, इसको जब उधर भेजोगे क्योंकि मल्टीप्लाई में जाएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट होबे करेगा, तो डायरेक्ट उड़ा दो। तो हमारे पास बचा क्या, ए सी डिवाइड बाई बी सी बच गया। और यही सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैंने आपको क्या बताया कि क्लास 8 का एक प्रॉपर्टी जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हारा यूज़ होने वाला है। वो प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। किसी भी ट्रायंगल में जब हमारे दो साइड बराबर होते हैं, ये वाला साइड और ये साइड मेरा बराबर है, ए सी और बी सी बराबर है, तो साइड्स के अपोजिट के जो एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। क्लास 9th में भी पढ़ा है तुमने और क्लास 8 में मैंने के बच्चों को पढ़ाया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल ए सी इक्वल टू बी सी है, तो इसलिए हमारा जो एंगल ए होगा वो बराबर होगा हमारे एंगल नंबर बी के। और इसका रीज़न लिखोगे क्योंकि ये जो एंगल्स हैं वो कैसे हैं, तो ये अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, यानी कि इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ये हमारा एक रूल कहता है, एक थ्योरम कहता है हमारे पास आइसोस्केल ट्रायंगल में। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ, ये भी प्रूव हो गया। आई होप तुमको ये भी समझ में आ गया हो कैसे प्रूव करना है। यहाँ पर प्रूफ भी लिख देना लास्ट में, मजा आ जाएगा देख करके टीचर को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसे बना लेते हैं। सो 7th वाला क्वेश्चन से अब थोड़ा सा जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा अब हाई हो जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, टेंशन मतलब अगर मैं हाई बोल रहा हूँ तो डर मत जाना तुरंत भर में कि वापस सर ने हाई बोल दिया। ये भी आसानी से बनेगा, टेंशन नहीं, बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर बैठो। कॉट का वैल्यू दिया हुआ है, अपने को इसको सॉल्व करने के बोल रहा है, तो ये भी आराम से सॉल्व होगा। बस अपने को साइन का और कॉस का वैल्यू निकालना है और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो दोनों बहुत ईजिली निकलेंगे। चलो कॉपी में समझाऊँ कैसे है। तो देखो यहाँ पर अपने को कॉट थीटा जो है 7/8 दिया हुआ है, और हम जानते हैं कॉट जो है वो बी डिवाइड बाई पी होता है, 10 का जस्ट उल्टा। तो मैं यहाँ पे लिख भी दिया बी डिवाइड बाई पी, यानी कि हमारे पास अगर यहाँ पे थीटा बन रहा है तो ये बेस हो जाएगा, जो कि अपने को दिया हुआ है कितना 7, और हमारे पास परपेंडिकुलर जो कि 8 दिख रहा है, तो ये वाला थीटा के जस्ट अपोजिट में ये वाला जो मेरा एंगल है, यानी ये वाला जो हमारा साइड है ये बन जाएगा 8 का। ठीक है, इतना क्लियर है, ये समझ में आ गया। अपने को साइन का और कॉस का वैल्यू चाहिए। अच्छा मैं एक चीज़ और तुमको क्लियर कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन को ना जब तुम एक्सरसाइज 8.3 तक कंप्लीट कर लोगे ना, इस चैप्टर जब तुम कंप्लीट करोगे ना, तो बोलोगे सर ने इस क्वेश्चन को इतना बड़ा क्यों बनाया था। बहुत सारे बच्चे अभी भी कमेंट करेंगे सर आप इसको डिटेल में इतना क्यों बना रहे हो, क्योंकि इसका रीज़न ये बच्चा ना कि यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा वाला को, तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हो जो तुम्हारा 8.3 में दिया हुआ है। एक फॉर्मूला है 8.3 में, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उस फॉर्मूला का यूज़ करके भी ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन सकता है। जो भी मैं बनाने वाला हूँ डिटेल में उससे भी ईजी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग यूज़ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग 8.1 एक्सरसाइज यूज़ कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब तुम बोर्ड एग्जाम में बनाओगे बैठ करके, तब वहाँ पर तुम लोग इतना डिटेल में नहीं बनाओगे। उस कंडीशन में तुम लोग शॉर्टकट वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हो, और जब 8.3 में जब हम लोग पहुँचेंगे ना तो वो तरीका भी मैं तुम लोग को बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। चलो अभी फिलहाल हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया। हम लोग को सबसे पहले ना ये हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग को साइन थीटा और में क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, और कॉस में भी हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो हम लोग हाइपोटेन्यूज जल्दी से निकाल लेते हैं। हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि इसका अगर कुछ मैं नाम रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ, ABC नाम रख देता हूँ। तो मेरा जो AC होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारा रूट के अंदर AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का वैल्यू, AC यानी कि हाइपोटेन्यूज मेरा। ठीक है, बाकी आप लोग चाहो तो शॉर्टकट में ये नाम भी नहीं भी रखोगे ना, तो भी उसको ही बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज लिख लो, इसके बदले में बेस लिख लो, इसके बदले में परपेंडिकुलर, ऐसे भी लिख सकते हो। बाकी मेरी आदत है इस तरीके से लिखने की, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर रूट के अंदर हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 37 × 49 और 88 64 कर दोगे तो AC इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा रूट के अंदर 113, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कैलकुलेशन वगैरह मैं कर रखा हूँ। तो यहाँ पर तुम्हारा AC जो है वो रूट के अंदर 113 आ गया, जो कि बाहर नहीं निकल सकता। 113 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो बेचारा 113 रूट के अंदर रहेगा। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं अपन पहला क्वेश्चन में। फर्स्ट वाले में हम लोग को वहाँ पर साइन का जरूरत भी पड़ रहा है और कॉस का जरूरत भी पड़ रहा है। तो एक काम पहले ये करो कि तुम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकाल लो। साइन थीटा जो है वो हमारा P डिवाइड बाई H होता है, और P हमारे पास कितना निकल करके आ गया, P हमारे पास 8 निकल करके आ गया है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो रूट के अंदर 130 निकल करके आ गया है। और उसी तरीके से जो हमारा कॉस थीटा होता है वो B डिवाइड बाई H होता है, तो बेस हमारे पास 7 है और डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज वही 113 है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम लोग करेंगे नाउ, हमारे पास निकालना क्या था, हमको निकालना था 1 प्लस में साइन थीटा
और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइड बाई में 1 प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों, तो देखो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला काम कर रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि ये पहला एक्सरसाइज है, वैसे तो मैंने इसको वन शॉट वाली वीडियो में बताया है, बार बार फिर से बता दे रहा हूँ कि कभी भी जब हम लोग स्क्वायर करते हैं ना, तो थीटा का स्क्वायर नहीं लिखा जाता है। थीटा बस एक सिंबल है, एक्चुअल में स्क्वायर तुमको साइन का या कॉस का या टेन जो भी दिया हुआ है उस एंगल का तुमको यहाँ पर करना है। ये थीटा वगैरह का स्क्वायर मत लिख देना, यानी कि 1 का स्क्वायर लिख के साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ए बी सी डी कुछ भी लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पर आप लोग उसको साइन ए का स्क्वायर नहीं लिखोगे, साइन स्क्वायर ए लिखोगे। ये चीज़ हम हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो फिर गलत हो जाता है। उसी तरीके से नीचे में 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका जो वैल्यू होता है ना, ये सब हमारा वैल्यू मैंने पहले ही पढ़ा चुका बच्चों को कि ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा होता है और ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखोगे तुमको समझ में आ जाएगा कि सर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर तुम लोग पहली बार 8.1 बना रहे होगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल हम लोग फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, क्योंकि अभी तक मैंने फॉर्मूला पढ़ाया ही नहीं है और इस एक्सरसाइज में है भी नहीं। तो कैसे बनाएंगे, तब हम लोग इसको डिटेल में बनाएंगे। ये तुम्हारा 1 के बदले में 1 ही हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा है तो हमारा जो साइन का वैल्यू है इसका स्क्वायर करना है, यानी कि 8 डिवाइड बाई में रूट के अंदर 113 है, इसका स्क्वायर कर दो, बस ये होगा। और उसी तरीके से नीचे में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 7 डिवाइड बाई में हमारा रूट के अंदर जो 113 है इसका आप लोग को स्क्वायर करना है। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 1 माइनस में 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और डिवाइड में हमारे पास 113 रूट से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट से बाहर आ जाता है। उस तरीके से नीचे में 1 माइनस 7 7 49 और नीचे में हमारे पास ये 113 रूट से बाहर आ जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा, तो अगला स्टेप सिंपल है, इसका इससे मल्टीप्लाई करो और ऊपर में माइनस कर दो। तो 113 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 113 आएगा, माइनस में 64 होगा और नीचे में जो 113 है इसको उतारो। फिर पूरा डिनोमिनेटर में ये वाला मैंने लाइन बनाया है, फिर से यहाँ पर भी वही 113 से 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 113 माइनस में 49 और डिवाइड बाई में 113 कर दो। तो ये 113 सॉरी 13 क्यों लिख दिया गलती से, ये 113 आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है। बचेगा हमारे पास ये वाला पार्ट और हमारे पास ये वाला पार्ट। तो 113 में से जब हम लोग 64 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 49 निकल करके आ जाता है और 113 में से 49 माइनस करते हैं तो 64 निकल करके आ जाता है। तो 49 डिवाइड बाई 64 ही हमारा फाइनल आंसर होगा। बुझा गया ये चीज़। दूसरा जो सेकेंड वाला निकालना था वो भी बहुत आसान है। देखो सेकेंड वाला हमसे क्या बोला था कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू अपने को 7/8 दिया हुआ है, बस उसका स्क्वायर कर दो। तो ये भी तुम्हारा यहाँ से 49 डिवाइड बाई 64 आ जाएगा। अब तुम लोग के दिमाग में ये चीज़ तो आया होगा कि ये इसका रिलेशन इस वाले के साथ कहीं ना कहीं तो है। तो मैं आप लोगों को ना वो जो ट्रिक है जो आगे तुम लोग पढ़ने वाले हो, जो फॉर्मूला पढ़ने वाले हो, वो भी बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ कि उससे कैसे बनेगा। देखो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना, ये इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर होता है, वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और उसी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा जो टेन होता है, टेन थीटा, ये चीज़ मैंने भी आपको बताया ना फॉर्मूला में ही कि जो टेन थीटा होता है, ये भी तुम लोग अगले एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हो, वो एक्चुअल में साइन थीटा का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं साइन थीटा का नहीं, सॉरी साइन थीटा का उल्टा बोल रहा हूँ, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये टेन थीटा का वैल्यू होता है। ये सब चीज़ें आगे पढ़ने वाले हो और आगे जब तुम ये सब पढ़ोगे ना, तो ये जो तुमने इतना कैलकुलेशन किया ना, ये सब नहीं करना पड़ेगा। दिखा रहा हूँ कैसे नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास इतना। और हम जानते हैं टेन थीटा साइन डिवाइड बाई कॉस होता है और जो कॉट थीटा है वो टेन का जस्ट उल्टा होता है। तुमने यहाँ पर देखा भी होगा कि टेन को जब हम लोग उल्टा किए थे तब हमारा कॉट का वैल्यू आया था। तो कॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस डिवाइड बाई साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। कॉस डिवाइड बाई साइन जो है वो कॉट होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा लिखे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस और डिवाइड बाई साइन रहता तो कॉट लिखते हैं, जैसे मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर। तो उसी तरीके से मैं इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, इसके बदले में मैं कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और तुमने देखा है कि कॉट स्क्वायर थीटा डायरेक्ट मेरा 49 डिवाइड बाई 64 आ गया। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला के मेथड से बनाता ना, तो मैं ऐसे करता, पहले इसको इस फॉर्म में लिखता और इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करता और डायरेक्ट मेरा 49 बाई 64 आ जाता। तो ये भी एक तरीका है जो तुम लोग आगे पढ़ोगे। फिलहाल तुम लोग ये तरीका अभी तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन बोर्ड्स में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नहीं बोला रहेगा कि एक्सरसाइज 8.1 के हिसाब से बनाओ या 8.3 के हिसाब से बनाओ। तो ये तरीका है, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बनाते हैं हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन। और अगर कुछ भी डाउट हो बच्चा लोग तो जरूर से जरूर पूछना, कमेंट करके भी और टेलीग्राम में भी आकर के पूछना। और अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा हो ना, तो अपने फ्रेंड से एक बार प्लीज़ मेरे लिए शेयर कर देना यार, ताकि उनको भी मेरे चैनल के बारे में पता चल जाए और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। और कमेंट करके भी बताना कि हाँ सर जी, इस चैप्टर को जब मैं पहले पढ़ता था ना तो बहुत डर लगता था, लेकिन आपकी वीडियो से पढ़ने के बाद मुझे आसान लगने लगा। अगर ऐसा कुछ है तो वो भी कमेंट करके बताना। चलो 8th क्वेश्चन बनाते हैं।
8th वाले में बोला जा रहा है कि अगर 3 cot a इक्वल टू 4 है, यानी कि cot a का वैल्यू 4 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो cot का वैल्यू दे दिया। अपने को बोल रहा है इसको चेक करना है कि क्या इसका वैल्यू इस वैल्यू के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी ये और ये पार्ट आपस में इक्वल है या नहीं है, यही अपने को चेक करना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आते हैं। चलो मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है इसे। तो देखो मैंने थोड़ा सा कुछ काम कर लिया है। क्या काम कर लिया है कि 3 cot a इक्वल टू 4 दिया था, तो cot a यानी कि 4/3 होगा, और हम cot a जानते हैं कि बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर होता है, जैसे मैंने पिछले कई क्वेश्चन में आपको समझा रखा है। यानी कि ये वाला पार्ट मेरा 4 है और ये वाला पार्ट मेरा 3 है। मैं इस वाले पार्ट को निकाल लेता हूँ जल्दी से। मैं जो AC है, जो हाइपोटेन्यूज है, उसको निकालने के लिए मेरे को आपको पता ही है कि परपेंडिकुलर और हमारे पास ये जो बेस है, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर करूँगा, तो ये हमारा 4 4 16 और 3 3 9 यानी कि 25 आ जाएगा, जो कि मेरा 5 बन करके बाहर निकलेगा। तो ये वाला पार्ट 5 बन के बाहर निकल जाएगा। और मैंने स्पीड में क्यों सॉल्व किया है, क्योंकि शुरू में मैंने आपको इस चीज़ को बहुत डिटेल में समझा रखा है। तो जो भी बच्चा बीच में आकर के वीडियो देख रहा है, केवल क्वेश्चन नंबर 8 का वीडियो देख रहा है, तो वो स्टार्टिंग की वीडियोस देख लेना, तुमको मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, तो यहाँ से मेरा इसी का यानी कि हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकल गया। अब जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है प्रूव करने के लिए या फिर ये चेक करने के लिए, उसमें हम लोग को tan का, cos का और sin का जरूरत पड़ने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं तीनों का वैल्यू निकालता हूँ। तो नाउ अगर मैं sin का वैल्यू निकालूँ, यानी कि sin a का अगर मैं वैल्यू देखूँ, तो वो हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर यानी कि हमारा 3 डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि मेरा 5 हो जाएगा sin a का वैल्यू। उसी तरीके से cos a भी मैं निकाल लेता हूँ, जो कि हमारे पास बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास 4 है और हाइपोटेन्यूज हमारा 5 ही है। उसी तरीके से मैं tan का भी वैल्यू निकाल ही लेता हूँ एक ही साथ। तो tan a का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, p डिवाइड बाई b होता है। तो परपेंडिकुलर यानी कि 3 और डिवाइड बाई बेस यानी कि 4, तो ये हो गया tan का वैल्यू। अब अपने को प्रूव क्या करना है, तो अब हम लोग को आना है यहाँ पर, और मेरे को दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर a। तो देखो क्या काम करना है ना, तुम लोग ऐसे एग्जाम में इस तरीके से बनाना है, एकदम अच्छे से, टीचर को देखने में मजा आ जाएगा चेक करने वाले को। तुम लिखना LHS, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर a और डिवाइड बाई में 1 + tan स्क्वायर a, ये चीज़ दिया हुआ है। हम पहले इसको सॉल्व करके देखेंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है, और फिर हम लोग राइट हैंड साइड को बनाएंगे। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस में tan स्क्वायर a करना है। तो tan का वैल्यू कितना है, 3/4 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/4 का स्क्वायर, सिंपल। और उसी तरीके से 1 प्लस में है, तो यहाँ पर वही चीज़ करो, 1 प्लस में 3/4 का स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हारे पास ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा, और नीचे में 1 प्लस में वही 9 डिवाइड बाई 16 आ गया। तो आगे जब मैं बनाऊंगा तो ये मेरे पास 16 × 16 हो जाएगा, और माइनस में ऊपर में 9 डिवाइड बाई में 16 रहेगा ही। उसी तरीके से यहाँ पर भी 16 × 16 प्लस में 9, ये वाला प्लस 9 और डिवाइड बाई में 16 आ गया। इससे इसको उड़ा दो, तुम्हारे पास 16 - 9 आ जाएगा। तो कितना होता है 16 में से हमारा 9 माइनस होता है, तो 16 में 10 माइनस, अरे यार कितना मैं कर रहा हूँ, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, दिमाग मेरा दही लेने चल गया है क्या। 16 में से अगर 10 माइनस होता है तो 6 आता है, 9 माइनस होगा तो 7 आएगा। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद टीचर लोग का भी दिमाग कन्फ्यूज आ जाता है। और इस तरीके से 16 में अगर मैं 9 को प्लस कर दूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया 7 में 25 मेरा LHS। अब उसी तरीके से जब मैं RHS सॉल्व करता हूँ, RHS यानी कि जो हमें राइट साइड में दिया हुआ था क्वेश्चन में, और वो क्या दिया हुआ था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो RHS में हमें दिया हुआ है cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो cos स्क्वायर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos का वैल्यू हमने कितना निकाला था, 4/5 निकाला था, तो ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर, और माइनस में साइन स्क्वायर यानी कि हमारे पास 3/5 का स्क्वायर। ओके, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, नीचे में हमारा 25। तो ये हो जाएगा 16 में से वही 9 माइनस होगा तो 7 ही आएगा। अब माइनस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एक बार मैं कर चुका हूँ। उसके बाद नीचे में 25। तो यस, ये दोनों पार्ट हमारे बराबर हो रहे हैं। तो डायरेक्ट लिख दो कि यस लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। डायरेक्ट शॉर्टकट में, एग्जाम में देखो टाइम बचाना रहता है, वहाँ पर अब ये मत लिखते रहना कि यस हमारा ये पार्ट जो है इस पार्ट की इक्वल है। वैसे लिख सकते हो अगर टाइम बचा हुआ है तो, इधर उधर देखने से अच्छा है कि लिख लो। अगर टाइम नहीं है तो शॉर्टकट में यस हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो ये वाला पार्ट है, वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी कि इस वाले पार्ट के। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन रहता है उसे कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक, 8 थोड़ा हो गया। चलो 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उनको भी बनाते हैं फटाफट। तो देखो जो 9th वाला क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा पता है, जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बनाया था ना, बस इसी का कह सकते हो कि बड़ा भाई जो है वो 9th वाला है और कुछ नहीं। बस उसी तरीके से सेम टू सेम वैल्यूज़ को निकालना है, और इस बार बस प्लस माइनस करने के दे दिया है, बाकी सेम उसी तरीके से बन जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल बी पर बना है, tan a का वैल्यू 1/√3 है। तो बताइए इन दोनों का वैल्यू कितना होगा, फटाफट बनाते हैं। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चा बीच से वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से जाकर के शुरू से देखो, तुम्हें इस एक्सरसाइज में कहीं पर छोटा सा भी डाउट नहीं बचेगा, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
तो देखो यहाँ पर जो tan a की वैल्यू है वो 1/√3 दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं tan जो होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर देखो, अगर मेरा ए एंगल ए यहाँ पर बना है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इसका वैल्यू अपने को 1 दिया हुआ है, और जो बेस है वो हमारे पास √3 दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जो शुरू से अभी तक नहीं बताया हूँ, इसको भी ध्यान रखना, ये जो मैं पी बी लिख रहा हूँ ना, या फिर ये जो मैं एच लिख रहा हूँ, ये सब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ए है ये हमारा एक्चुअल में एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गया ना? यानी कि अगर मान लो यहाँ पर एंगल बी दिया रहता है, tan बी दिया रहता, और यहाँ पर भी अगर मैं बी लिख रहा हूँ तो ये वाला बी और ये भी अलग है, ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम चाहो तो इसको डिटेल में एग्जाम में बेस लिख सकते हो, उससे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मैं तो बस पूरा एक्सरसाइज में सॉल्व कराना है, इसलिए मैं बार बार पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। बेस तो परपेंडिकुलर, स्पेलिंग तुम लोग को अच्छे से याद है, तो इसीलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो tan ए हमारे पास 1 बाई में ये 1 हो गया, ये √3 हो गया। हम लोग जल्दी से इसको निकाल लेते हैं ताकि साइन का और कॉस का वैल्यू निकालना आसान हो जाए, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का जरूरत तो पड़ेगा ही साइन और कॉस में। तो हम लोग को पता है कि हमारे पास जो AC होता है, अगर उसका स्क्वायर उसका वैल्यू निकालना रहे तो AB का स्क्वायर करते हैं और प्लस में BC का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये सारी चीज़ें तुम लोग जब शुरू से देखोगे तो तुम लोग को अच्छे समझ में आएगा। तो AB का स्क्वायर यानी कि हमारा √3 का स्क्वायर, और प्लस में BC का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर तो हमारा 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट के अंदर 4, और 4 जो है वो 2 बन करके बाहर निकलता है। यानी कि AC की जो वैल्यू है बच्चा वो कितनी निकल करके आ गई? 2 निकल करके आ गई। यानी कि जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा 2 है। अब तुम लोग को जो जो चीज़ निकालने के लिए बोला है ना वो निकालो। जैसे पहला वाला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, पहले में अपने को साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी निकालना है। ठीक है, फर्स्ट वाले में साइन ए कॉस सी प्लस में कॉस ए और साइन सी, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो इन चारों का वैल्यू पता होना चाहिए। तो पहले मैं साइन ए का वैल्यू निकालता हूँ। देखो साइन ए, साइन का हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर यहाँ पर से मैं ए देखूँ तो इस बार परपेंडिकुलर मेरा 1 रहेगा, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितना हो जाएगा? तो हाइपोटेन्यूज तो 2 ही रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं कॉस सी का वैल्यू निकालूँ, कॉस सी का, तो उस कंडीशन में देखो अब मेरा यहाँ पर एंगल ये वाला बनेगा। तो कॉस सी जो है वो मेरा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब यहाँ से अगर ये वाला मेरा एंगल बना है यहाँ पर, तो अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, और ये वाला जो है अब मेरा बेस का काम ये वाला साइड करेगा। तो बेस मेरा कितना है? 1 है, तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, फिर से कॉस सी का भी वैल्यू। अब आते हैं कॉस ए का वैल्यू निकालने में। तो कॉस ए का जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो होगा तो b डिवाइड बाई एच ही, कॉस यानी कि b बाई एच ही आएगा। लेकिन अब हमारे पास अगर मैं यहाँ पर अब वैल्यू ले रहा हूँ, a का वैल्यू अगर मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने कॉस ए लिखा है तो मुझे इस पॉइंट से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब मेरा जो बेस है वो ये वाला साइड बेस का काम करेगा, जो √3 है ना ये अब मेरा बेस का काम करेगा। तो अब मैं यहाँ पर √3 लिखूँगा बेस के लिए, और हाइपोटेन्यूज के लिए तो 2 ही रहेगा। और उसी तरीके से जब मैं साइन सी की बात करूँगा, इस वाले साइन सी की जब मुझे जरूरत पड़ेगा, तो मेरा एंगल यहाँ से बनेगा, और उस कंडीशन में मेरा परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, इसके अपोजिट नहीं परपेंडिकुलर होता है। तो हमारे पास p बाई में h हो गया साइन का वैल्यू, और p हमारे पास √3 है और h हमारे पास 2 ही है। तो इस तरीके से हमने सभी का क्या किया? वैल्यू पहले निकाल लिया। जब वैल्यू निकल जाता है ना तो फिर उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो इतना समझ में आ गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ मैं कहाँ पे सॉल्व करूँ? यहीं पे सॉल्व कर दूँ ताकि पेज भी बच जाए। नीचे में हम लोग फिर सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं यहाँ पे इसको एरो बना देता हूँ कि इसके बाद मेरा यहाँ से आ रहा है साइन ए का वैल्यू कितना निकला हमारे पास? 1 बाई में 2 निकला। मल्टीप्लाई में कॉस सी का वैल्यू कितना निकला? तो हमारे पास वो भी 1 बाई में 2 निकला है। फिर प्लस की साइन है, कॉस ए का वैल्यू कितना निकला है? तो √3 बाई में 2 निकला है, सॉरी √3 डिवाइड बाई 2। और जो साइन सी है इसका वैल्यू कितना निकला है? तो ये भी हमारा √3 डिवाइड बाई 2 निकल करके आया है। तो ये हो गया तुम्हारा ऊपर में 1 1 जा 1, नीचे में 4, प्लस में यहाँ √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3, और नीचे में फिर से 4 आ जाएगा। तो 4 हमारा डिनोमीटर में आ गया तो 4 उतार दो, और ऊपर में 1 + 3 को ऐड कर दो तो ऊपर भी 4 आ जाएगा। तो 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1 निकल करके आ गया। यानी ये कंप्लीट सॉल्व होने के बाद हमें 1 आंसर देगा। तो कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बुझा गया कैसे सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? अब जो सेकेंड वाला पार्ट है ये तुम लोग को मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ, क्योंकि फालतू में टाइम पास नहीं करने आया हूँ ना, मैं तुम लोग को समझाने आया हूँ बच्चा लोग। तो सेकेंड वाला पार्ट भी तुम लोग बहुत ईजिली बना सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ों का वैल्यू तो मैंने निकाल ही दिया है तुम्हारे लिए। अब तुम लोग मुझे बताओ जो सेकेंड पार्ट कॉस ए कॉस सी माइनस में साइन ए और जो साइन सी दिया हुआ है इसका वैल्यू कितना होगा। ये छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ तुम लोगों को, इसके लिए बुरा नहीं मानना है। नहीं कि सर जी मैं तो यहाँ नोट्स देखने आया था, मैं तो कॉपी करने आया था, मैं तो चीटिंग करने आया था, वो सब नहीं बोलना है। फटाफट तुम लोग मुझे इसका आंसर बताओ ईमानदारी से, क्योंकि मैं इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे पता भी तो चलना चाहिए कि मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है। तो चलो इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ, और हम लोग चलते हैं 10th वाले क्वेश्चन के पास। 10th वाला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। इसमें बोल रहा है कि एक ट्रायंगल, उसका नाम PQR रख दो। अभी तक ABC ले लेके थक गए होगे, तो इस बार नाम PQR रखो, और राइट एंगल जो है वो Q में बन रहा है।
पी आर प्लस क्यू आर जो है उसका जो सम है ना वो 25 है और पी की वैल्यू हमारे पास 5 दे दी गई है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, इन तीनों का वैल्यू निकालना है, जो कि बहुत ही आसान है। बस यहाँ से अपने को तीनों साइड पता करना है। चलो बताता हूँ कैसे करेंगे। तो देखो कुछ इस तरीके से हमने एक राइट ट्रायंगल बना लिया। क्यू में हमारा राइट एंगल बना हुआ है। ये वाला जो पी क्यू साइड है वो अपने को पहले से 5 सेंटीमीटर बता दिया गया है क्वेश्चन में कि भैया पी क्यू जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है। और साथ ही साथ आपको ये बताया है कि पी आर और क्यू आर यानी कि ये वाला हाइपोटेन्यूज और ये जो परपेंडिकुलर, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए अगर मान ले कि यहाँ पर एंगल बना है तो ये परपेंडिकुलर और ये जो हाइपोटेन्यूज है इन दोनों का जो सम है ये 25 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या करना है कि तीनों साइड पहले पता करना है। दो एक साइड तो पता है, ये दोनों अगर साइड मेरे को पता चल जाए ना तो फिर हम लोग आसानी से जो भी हमको साइन का, पी का, टेन पी जो भी दिया हुआ है वो सारे वैल्यूज हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला है वही वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। मैं हर बार लिख देता हूँ ताकि बच्चा लोग को भी याद हो जाए, और मैं खुद ही इसको याद नहीं रखता हूँ क्योंकि मुझे ट्रिक पता है। तो मैं फटाफट से कभी एग्जाम में आता है ना तो मैं बच्चों को बोलता भी हूँ कि इसको रटना कभी मत, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी ऐसे रटने में मत करना। डायरेक्ट बस पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले लिखना, तुम्हारा कहीं पर गलत हो भी नहीं करेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट ही नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको बनाएं कैसे, हम दोनों साइड्स को कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है कि यहाँ से इक्वेशन बनाओ। तुम इसको लिखो पी आर, इस क्यू आर को उधर भेज दो तो हो जाएगा तुम्हारा 25 माइनस में क्यू आर। अब एक और काम करो यहाँ पर, जिसका मैं आगे तुमको समझाऊंगा कि मैंने वो काम अभी क्यों किया। अभी तुमको लगेगा सर ये बहुत बेकार किया आपने, फालतू में मेहनत बढ़ा दिया, लेकिन आगे तुमको समझ में आएगा कि हाँ सर ने ठीक किया था। तो तुम यहाँ पर क्या करो, मान लो जो क्यू आर है ना वो बराबर है एक्स के। अब लोग सर ये एक्स वाई जेड क्यों आप लेकर के आ रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं क्या? तो बना सकते हैं, लेकिन अभी तुम रीज़न देखना। हम लोग लगाएंगे अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। नाउ हमको पता है कि हमारे पास जो पी आर का स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, वो इक्वल होगा पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में क्यू आर के, या आर क्यू जो लिखना चाहो, क्यू आर लिख देता हूँ, क्यू आर के स्क्वायर के। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, अब यहाँ पर जो पी आर है वो हमने कितना लिया है, 25 माइनस क्यू आर लिया है, और इसी को चूँकि हमने क्यू आर को एक्स मान लिया है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पी आर के बदले में 25 माइनस में एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर मैं मान लो यहाँ पर x नहीं मानता ना, मैं मान लो यहाँ पर अगर क्यू आर लिखता तो मुझे a माइनस बी का जब होल स्क्वायर में जब मुझे सॉल्व करना रहता ना तो मैं बार बार क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर इस तरीके से लिखना पड़ता, जो कि बहुत ही बेकार दिखता तुम लोग को। अब यहाँ पर जो कि एक्स वाई जेड मान लियो हो ना तो तुम लोग को फटाफट लिख सकते हो, इक्वेशन भी तुम्हारा छोटा लिखाएगा, टाइम भी बचेगा। तो ये फायदा है एक्स मान करके सॉल्व करने का। ठीक है, इक्वल के साइड में हमारे पास ये जो पी क्यू है ये कितना है, 5 है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर लो, प्लस में क्यू आर कितना है, तो क्यू आर हमने एक्स मान लिया है तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर कर लो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और माइनस में 2ab, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई ए के साथ और बी के साथ, इक्वल के साइड में 5 का स्क्वायर 25 प्लस में एक्स का स्क्वायर आ गया। बस इसको सॉल्व करो, तुम्हारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू निकल गया यानी कि क्यू आर निकल गया, और क्यू आर निकल गया तो पी आर निकल जाएगा। बहुत आसान है, देखा? तो इसलिए मैंने एक्स माना, नहीं तो यहाँ पर भी मेरे को क्यू आर लिखना पड़ता है, ये भी क्यू आर लिखता है, इसको भी क्यू आर लिखता है, दिमाग का दही हो जाता है लिख लिख करके। तो ये तुम्हारा 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस में 25 टू जा 50 और ये एक्स उतर गया, इक्वल के उस साइड में हमारे पास 25 प्लस में एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, एक तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्स का स्क्वायर रहेगा ही, ये वाला एक्स स्क्वायर इधर आकर के माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का हमारे पास 625 है, ये वाला 25 इधर आकर के माइनस का 600 बोल रहा हूँ, केवल 25 है तो माइनस का 25 हो जाएगा। फिर ये माइनस का हमारे पास जो 50x है उसको उतार लो और इक्वल के उस साइड में हमारे पास कुछ नहीं बचा तो जीरो कर दो, या फिर इस 50x को उधर ही भेज देना। तुम लोग इतना जीरो मत करना, फालतू में टाइम भी बर्बाद किया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ये दोनों सॉल्व होगा तो मेरे पास यहाँ पर ये 600 बना लेगा। इस 50 को अगर मैं उधर भेजूंगा तो प्लस का 50x हो जाएगा। अब इस 50 को वापस ले आओ, x को उधर ही रहने दो, तो 600 डिवाइड बाई 50 इक्वल टू x हो गया। 0 से 0 कट करो, 5 के टेबल में हमारे पास 12 टाइम पे 60 आ जाता है। तो यहाँ से हमारा x का जो वैल्यू है वो 12 निकल करके आ गया, तो x इक्वल टू 12 लिख दो और तुम्हारा काम खत्म हो गया, पूरा का पूरा, पूरा नहीं हुआ है, लगभग काम खत्म हो गया। x का वैल्यू अगर 12 है तो इसलिए जो क्यू आर है वो हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया, और जो हमारा पी आर था यानी कि जो हाइपोटेन्यूज था वो 25 माइनस क्यू आर था, यानी कि 25 माइनस 12 कर देंगे तो ये हमारे पास 13 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे तीनों साइड निकल करके आ गया। ये वाला हमारा निकल करके आ गया पी आर, यानी कि ये वाला 13, और क्यू आर हमारे पास ये 12 निकल करके आ गया। बुझा गई? ये चीज़ समझ में आ गया हमने इतना मेहनत क्यों किया, ताकि ये दोनों साइड निकल जाए। और जब वो साइड्स निकल गए हैं तो आपको जो चीज़ लिया हुआ है ना वो तुम लोग आराम से निकाल सकते हो। क्या दिया है भैया, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी। अगेन अब अपने को निकालना है साइन पी।
तो साइन पी यानी कि वही हमारे पास पी डिवाइड बाई एच होगा। अब ध्यान रखना कि ये पी जो है ये इस पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये वाले एंगल के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पी है ये एक्चुअली मेरे परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज दैट क्लियर? ये बस हम लोग, मेरे को बस यही मीन आपको समझना है। कभी भी ऐसे फंसे तो तुम यहाँ पर पूरा परपेंडिकुलर लिख दो या फिर तुम यहाँ पर पी बाई एच ना लिख करके जो हमारे पास परपेंडिकुलर का वैल्यू है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है तो क्यू आर है ना। यहाँ से अगर मैं देखूँ, इस एंगल से देखूँ तो ये वाला मेरा जो है परपेंडिकुलर है, तो मैं यहाँ पर पी के बदले में क्यू आर लिखना प्रेफर करूँगा अगर मैं बोर्ड में बना रहा हूँ तो। बाकी मुझे केवल आपको यहाँ पे समझाना है, तो मैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाई एच लिख दिया हूँ। अब तुम लोग इसको उतार दो, तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना भैया 12 है और हाइपोटेन्यूज 13 है, तो 12/13 हो गया साइन पी का वैल्यू। अगला क्या निकालना था रे बबुआ? अगला निकालना था कॉस पी। तो कॉस पी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास कितना है 5 निकाला है हमने, और पहले दिया हुआ था एक्चुअल में, निकाला नहीं है, और हाइपोटेन्यूज हमने 13 निकाला है। लास्ट में क्या निकालना था? tan पी निकालना था। तो tan पी इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो परपेंडिकुलर 12 और बेस हमारा 5 हो गया। खत्म क्वेश्चन। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 भी होता है कंप्लीट। आई होप ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से बुझा गया होगा तुम लोग को। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हम लोग राम नाम सत्य करते हैं। तब तक तुम लोग इस वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो 11th वाला क्वेश्चन है ना, उसमें आपको ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन दिए हैं और रीजन भी बताने के लिए बोला गया है। तो मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल में सारी चीज़ों को। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि मान लो मेरे पास ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो tan a जो होगा ये वाला एंगल वो हमेशा 1 से कम ही होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, tan a जो होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है। थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर है ये हमारे पास मान लो 20 है, ठीक है, ये वाला को आप लोग 10 मान लो, बस समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि ये क्या सही लिखा या नहीं लिखा, ये बस समझने के लिए हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोग उल्टा भी ले सकते हो, बाकी अलग अलग तरीके से वहाँ पर हम लोग को नंबर लेना है ताकि हम लोग सारे सिचुएशंस को वहाँ पर क्या कर सके, कंपेयर कर सके, ये चेक कर सकें, ठीक है। तो मान लो ये 20 है, ये हमारा 10 है, तो अगर मैं यहाँ पर tan a का वैल्यू निकालूंगा तो हम लोग जानते हैं कि वो हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर को हमने 20 लिया है और बेस को हमने 10 लिया है, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर के आ रहा है वो कितना निकल कर के आ रहा है, वो 2 निकल कर के आ रहे हैं। और यहाँ पर क्या बोला था कि वो हमेशा 1 से कम होता है, लेकिन इस बार जब हमने जब 20 और 10 लिया तब तो वो 1 से ज़्यादा हो गया, तो 1 से कम भी हो सकता है। जब हम लोग यहाँ पर उल्टा कर लेंगे तो जब हम लोग 10 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 0.5 भी आ जाएगा हमारे पास। अगर ये 10 रहे और ये 20 रहे तो उस कंडीशन में 0.5 आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा कम ही है, क्योंकि ये भी 20 हो सकता है, ये भी 10 हो सकता है, जैसे अभी हमने यहाँ पर एज्यूम करके बनाया, तो 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो tan a की वैल्यू है 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। बस यही मेरे को आपको समझाना था इस वाले एग्जाम्पल से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा फॉल्स निकल करके आ गया। देखो सेकंड वाले में क्या बोल रहा है कि जो sec a है ना वो 12/5 हो सकता है किसी भी a के वैल्यू के लिए, यानी किसी टाइप से अगर कोई भी ट्रायंगल है तो उसमें sec a जो होगा वो 12/5 होगा। तो इसको 12/5 मत देखो, इसको तुम ये देखो कि ये हमारा 1 या 2 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यानी 1 से बड़ा आ रहा है या 1 से छोटा आ रहा है, तो 12/5 को जब हम लोग डिवाइड देंगे तो 2.4 करके आएगा, यानी कि हमारे पास एक्चुअल में 2.4 दिया हुआ है। इट मीन्स हमसे ये बोल रहा है कि जो sec a की वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, 1 से ग्रेटर हो सकती है। ये हमसे यहाँ पर बोल रहा है कि sec a की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो सकती है। तो यहाँ पर अपने को यही चेक करना है। अब हम लोग ये देखेंगे कि sec का वैल्यू क्या होता है। तो हमारे पास ये cos होता है और ये sec होता है। जो sec होता है हमारे पास वो होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस। तो अगर मैं कोई भी ट्रायंगल लूँगा तो उस ट्रायंगल में आप लोग जानते हो ना ये चीज़ कि जब कभी भी हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं राइट ट्रायंगल तो हाइपोटेन्यूज हमारा सबसे बड़ा साइड होता है। जैसे मान लो ये हाइपोटेन्यूज हमारा 40 है और बेस हमारे पास 10 है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, और ये वाला हमारे पास 30 है। कुछ भी हो सकता है, वैसे पॉसिबल है कि नहीं चेक करना पड़ेगा ये तीनों साइड। बाकी ये तो पता ही है कि हाइपोटेन्यूज हमारा सबसे बड़ा साइड होता है। तो जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा इसको तो 40 डिवाइड बाई हमारा 10 आएगा जो कि हमारा 4 निकल करके आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि sec की जो वैल्यू होगी वो 1 से ग्रेटर ही होगी। तो इसका मतलब कि ये सही दिया हुआ है, 12/5 हो सकता है, ये पॉसिबल है क्योंकि ये 1 से ग्रेटर वैल्यू है। तो इस रीजन से ये क्या होगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सेकंड वाला समझ में आ गया आप लोग को। देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो cos a है वो क्या है, एब्रेविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल लैंग्वेज में समझो कि ये बोल रहा है कि जो cos a है ना वो कोसेकेंट a का ही एक शॉर्टकट नेम है। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं जैसे हायर को HR लिख देते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, और उसी तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हो तुम लोग, बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, अभी दिमाग में नहीं आ रहे हैं, चलो हटाओ। अवर को भी HR लिखा जाता है, तो मतलब शॉर्टकट बोला जा रहा है कि ये जो cos a है वो कोसेकेंट a का शॉर्टकट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जानते हैं कि cos a जो होता है वो हमारे पास cos का जो एक्चुअल में फुल फॉर्म होता है ना, cos का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कोसाइन,
को और साइन को मिल करके ही कॉस बना हुआ है। एक्चुअली साइन का शुरुआत सबसे पहले हुआ था, फिर कॉस हुआ था। तो कॉस जो होता है वो को साइन का शॉर्टकट होता है, समझ में आया। और जो कॉसेकेंट होता है ना, वो किसका होता है, वो कॉसेक का होता है। जो लास्ट हमने पढ़ा है ना, कॉसेक कॉसेक जो मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले साइन बताया, फिर कॉस बताया, फिर टेन बताया, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक, इस तरीके से बताया। तो जो कॉसेक है वो एक्चुअल में कॉसेक एंट का होता है शॉर्टकट, समझ में आया ये बात। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। कॉसेक जो है ये कॉस जो है वो कॉसेक का शॉर्टकट नहीं है, कॉस जो है वो एक्चुअल में कोसाइन का शॉर्टकट है, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है हमारा वो फॉल्स हो जाएगा। देखो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन वही वाला फंस गया जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के बीच में कहीं पर एक्सप्लेन किया था कि कॉट ए जो है इसमें बोल रहा है वो प्रोडक्ट है कॉट का और ए का, जो कि गलत बात है। मैंने आपको बताया था कि जो ए है ना, ए हो गया, थीटा हो गया, ये एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है, वो प्रोडक्ट नहीं होता है। अगर ये प्रोडक्ट होता तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते, कॉट ए का जब मैं अगर स्क्वायर करता तो उस कंडीशन में मैं इसको कॉट ए का होल स्क्वायर ऐसे कंप्लीट लिखता, यानी कि इन दोनों का कॉट का स्क्वायर भी लिखता और ए का भी स्क्वायर लिखता, ठीक है। लेकिन ये जो ए ये केवल एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक्चुअली में दोनों का प्रोडक्ट नहीं है, कॉट का और ए का। कॉट ए प्रोडक्ट नहीं है, चाहे वो साइन ए हो, कॉस ए हो, कुछ भी, वो प्रोडक्ट नहीं होता है, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसीलिए जब हम लोग ब्रैकेट को खोलते हैं तो ऐसे नहीं लिखते, हम इसको क्या लिखते हैं, कॉट का स्क्वायर लिखते हैं और ए को अलग से रखते हैं कि भैया बस वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और कॉट का स्क्वायर हो रहा है, समझ में आया। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल फॉल्स है, इसको तुम अच्छे से हमेशा दिमाग में बैठाना। कई बार बच्चे लोग जब सॉल्व करते हैं ना, तो इस तरीके से जब कभी भी साइन थीटा का जब स्क्वायर आता है या साइन ए का स्क्वायर आता है तो उसको साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर ऐसे भी लिख देते हैं, या फिर उसको साइन थीटा का स्क्वायर लिख देते हैं। तो दोनों चीज़ें गलत है, ये दोनों नहीं लिख सकते। तुम इसको क्या लिखोगे, केवल साइन स्क्वायर और थीटा को बेचारे को अलग से लिखोगे, ये होता है हमारा सही। इज दैट क्लियर। तो ये दोनों प्रोडक्ट नहीं होते हैं, ये इस तरीके से अगर लिखा है तो। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। चलो लास्ट फिफ्थ वाला देखते हैं। देखो लास्ट वाला भी उसी टाइप से जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें बोल रहा है कि जो साइन थीटा है वो 4/3 हो सकता है क्या किसी भी थीटा के लिए। तो इसको भी चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि तुम राइट एंगल बनाओ, ठीक है। और जानते हो कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। अब अपने को यहाँ पर दिया हुआ है कि जो साइन थीटा है वो हमारे पास 4/3 है। 4/3 का मतलब कि जब हम इसको कट करेंगे तो ये हमारा 3 1 जा 3 आएगा, यानी कि 1 और फिर पॉइंट में कुछ आएगा, यानी कि ये जो नंबर है ये एक्चुअल में ग्रेटर है 1 से, है ना। तो हमको ये चेक करना है कि क्या साइन थीटा ग्रेटर 1 से ग्रेटर आता है क्या। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। अगर मैं परपेंडिकुलर ये वाला जो नंबर है इसको मान लो मैं 10 लेता हूँ और हाइपोटेन्यूज को अगर मैं 30 लेता हूँ, या कोई भी नंबर ले लो, बस 10 से ज़्यादा ही होगा क्योंकि हमको पता है कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ग्रेटर होता है। और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 10 डिवाइड बाई जो 30 है वो क्या आएगा, वो छोटा आएगा। इसको जब मैं कट करूँगा तो ये नंबर मेरा स्मॉलर होगा 1 से, जबकि यहाँ पर क्या दिया है, ग्रेटर दिया है 1 से। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हम लोग साइन थीटा को सॉल्व करते हैं तो वो हमारा स्मॉलर देन 1 आता है, ना कि ग्रेटर देन 1। और ये जो हमारा ग्रेटर देन 1 दे दिया है एक्चुअल में, तो इस वजह से ये फॉल्स हुआ। तो आई होप अब आपको एकदम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा इस पूरे एक्सरसाइज का। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो टेलीग्राम के थ्रू भी डिस्कस कर सकते हो। व्हाट्सअप का मैंने जो हमारा ग्रुप है, जो मेरा पेज है व्हाट्सअप का, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर तुम लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स वगैरह अगर खरीदने हैं, नोट्स वगैरह अगर खरीदने हैं, तो आप लोग मुझे मेरे 83 वाले नंबर जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था उसमें मैसेज जरूर करना, ठीक है। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।